तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और कल का क्वेश्चन जो होगा आपका इकोनॉमिक्स का, वो भी तैयार हो चुका है। कुल मिलाकर आप लोगों को ये जो दोनों पेपर होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सब लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे से। हमने ये ध्यान में रखकर ये पेपर बनाया है कि सिक्स सेवेंथ को ध्यान में रखकर कि कौन आया है कौन नहीं आया है, ये सब प्रोबेबल है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स, व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके प्रभाव को बतलाइए। और व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसको नियंत्रित करने के लिए इसको वर्णन कीजिए। अब व्हाट इज इन्फ्लेशन में जो गलती है, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने क्या गलती किया है, सो देखिए। इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा इतना आसान प्लेन क्वेश्चन है कि तीन भाग दिख रहा है कि इसका तीन भाग। पहला है कि इन्फ्लेशन, दूसरा कि उसका प्रभाव बतलाना है, और तीसरा नियंत्रण, कैसे नियंत्रित किया जाए। जैसे इन्फ्लेशन लिखना लोगों ने शुरू किया तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, जितना महापुरुष जो इन्फ्लेशन का डिफिनीशन दिया है वो WPI, CPI, सारा डिमांड पुल, कॉस्ट पुश सब डाल दिया और इसको लिखने में लगा दिया 3 पन्ना, मतलब आगे पीछे करके 3 पन्ना। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखने आया तो एक पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ में लिख के निकल गया। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में आया तो मॉनेटरी पॉलिसी को वेटेज दे दिया, ज्यादा लिख दिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब ज्यादा लिख दिया। और बाकी फिस्कल मेजर्स और अदर मेजर्स जो होता है उस पे वेटेज नहीं दिया। तो ये आपका बैलेंस नहीं रहा, आपका आंसर लिखने का जो तरीका था वो बैलेंस नहीं रहा। इसमें प्रॉपर वेटेज देना था आप लोग। इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है तो इन्फ्लेशन बतलाइए। इन्फ्लेशन डिमांड पुश, कॉस्ट पुश होता है, ये बताना ज्यादा जरूरी। इससे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताने से ज्यादा अच्छा कि पहले आप उसके को उसका क्यों होता है, तो डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, वो जो दो रीजन है वो दोनों ज्यादा बतलाना जरूरी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सभी कुछ का नोट्स बनाया, तो एक पैराग्राफ डेडिकेट कर सकते थे कि देयर आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लाइक क्रिपलिंग, गैलोपिंग, एटसेट्रा। उस सब को डिफाइन करने के लिए तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा था। तो कंटेंट को तो उचित तरीके से डालना होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो जानते हैं वो लिख देंगे। तो इस तरह से 3 पन्ना नहीं लिखना था। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश को एक्सप्लेन कर दिए, एक पैराग्राफ में डिमांड के सारे टाइप्स लिख दिए। मान लीजिए कि आप WPI, CPI जानते हैं, उसको भी 2 4 5 लाइन में लिख सकते थे। लेकिन WPI को अलग सेग्रीगेट करके लिखना, CPI को अलग सेग्रीगेट करके लिखना, उसके सारे बेस ईयर बतलाना, CSO निकालता है तो इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स मिनिस्ट्री निकालता है, ये सारा डिटेल देना। डिटेल दिया भी था तो एक पैराग्राफ में देना था और इसको 1.5 पेज में खत्म करना था। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को अगर लिख रहे थे तो इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। मेजोरिटी ऑफ लोगों ने 1 1.5 पैराग्राफ में निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखा, 1 पेज, सवा पेज ज्यादा से ज्यादा लिखा और फिर छोड़ दिया। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी रन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इच्छित दर की वजह से ही हमारी इकोनॉमी रन होती है। जो मुद्रास्फीति की इच्छित दर होती है, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, अगर थोड़ा सा कीमत बढ़ता है तो उस कीमत को देखकर हमारा प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होता है और वो प्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों का फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोग फिर से डिमांड करते हैं, एंड देन अगेन ए गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई क्रिएटेड। और इस तरह से
फिर से एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसको हम लोग डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो 4% ±2% डिफाइन किया गया है, ये हमारे देश के जीडीपी पे डिपेंड करता है कि मेरा देश का जीडीपी जितना होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब मेरी आय जितनी होगी, उतना लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हम टॉलरेट कर सकते हैं। तभी तो किसी जमाने में हमारे बाप दादा अगर घी लेते थे 200 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, तभी वो धीरे धीरे महंगाई होते होते आज हम लोग 1000 रुपए किलो भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन लिख के और उसको पूरा एक्सप्लेन करना था। मैंने एक चार्ट दे दिया है, उस चार्ट को बनाइए, फ्लो चार्ट को मॉडल आंसर में दे दिया है। फिर निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन तो सारे लोगों ने लिखा ही है, वो आपको लिखना था। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स और अदर मेजर्स, ये तीनों पोर्शन को आपको डील करना था। बहुत लोगों ने सिर्फ मॉनेटरी मेजर्स लिख दिया है। भाई ये तो एक पैराग्राफ में हो सकता है। मॉनेटरी मेजर्स का एक भाग होता है क्रेडिट कंट्रोल, एंड क्रेडिट कंट्रोल में सिर्फ आपको यह लिखना था, साख नियंत्रण में सिर्फ आपको यह लिखना था कि अगर हम रेट्स बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। इसमें आप फिर एक पैराग्राफ डेडिकेट कर सकते थे कि रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट सबको हम बढ़ाते हैं, और बैंक का जो होता है, बैंक्स जो होता है वो फिर इतना क्रेडिट मेंटेन नहीं करता है अगर रेट बढ़ता है तो, क्योंकि इस रेट पे आरबीआई अलाउज फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक। अगर ये रेट बढ़ता है तो बैंक विल गेट डिस्करेजमेंट, बैंक को अच्छा नहीं रहता इस रेट पर फिर लोन लेना, तो वो लोन नहीं लेता है, और इस तरह से उसके पास साख की कमी हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। इस तरह से एक पैराग्राफ में आप क्रेडिट कंट्रोल को लिख सकते थे। और भी मॉनेटरी पॉलिसीज के मेजर्स होते हैं, जैसे करेंसी को चेंज कर देना या डीमोनेटाइजेशन, यह सब सारे मॉनेटरी मेजर्स में आएंगे। तो आप ABC करके मॉनेटरी मेजर्स को लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट डालिए। फिर फिस्कल मेजर्स में आप टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को, टैक्स को बढ़ाकर एक्सपेंडिचर को कम करके इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। फ्लो चार्ट वगैरह बनेगा, इसमें बनाना चाहिए। जैसे टैक्स को बढ़ा रहे हैं तो एरो खींचिए, टैक्स को बढ़ाइए, एक्सपेंडिचर को कम करके दिखाइए, पैरेलल में एक तीर खींचिए, लिखिए एग्रीगेट डिमांड इससे कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगा। फिर साइड में लिखिए इन्फ्लेशन चेक। इस तरह से एरो भी बना सकते हैं, एक आध बच्चे ने बनाया है, आप उसको देखिएगा। और मैंने जिस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है, उसी तरह आप फिस्कल मेजर्स लिखते समय एरो का प्रयोग कर सकते हैं। अदर मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन कंट्रोल का, जिसको बहुत लोग नहीं लिखे। इसमें गवर्नमेंट बहुत तरह से काम करती है। जैसे एक कीमत कंट्रोल भी है, प्राइस कंट्रोल। कीमत कंट्रोल जानते हैं? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था हिस्ट्री में कीमत कंट्रोल, और वो काफी अनपॉपुलर हुआ था। और उसके बाद आपका ये, आप कुछ दिनों पहले जब नई दिल्ली में, ये दिल्ली में जब आपकी सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार दूध के कीमत का नियंत्रण कर दिया था, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। क्या किया कि दूध महंगा हो रहा था, तो अरविंद केजरीवाल नए नए मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कह दिया कि भाई दूध इससे ज्यादा कीमत पे नहीं बिकेगी। लेकिन ये हाईली अनपॉपुलर मेजर्स होता है कीमत को नियंत्रित करने का, क्योंकि जहां पर फ्री मार्केट में डिमांड सप्लाई, फ्री मार्केट इकोनॉमी काम करता है, डिमांड सप्लाई पे प्राइस डिटरमाइन होती है, और प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर अगर आप प्राइस कंट्रोल करते हैं तो वो हार्श हो जाता है। और वहां पर जस्ट उल्टा हुआ, प्रोड्यूसर रिएक्ट कर गया। जितना हरियाणा राजस्थान से दूध सप्लाई होता था, उन सब लोगों ने दिल्ली में दूध देना बंद कर दिया, और दिल्ली में 2 दिनों की दूध की कमी भी हो गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये मेजर वापस करना पड़ा।
तो आपके इतिहास में 2 ही बार प्राइस कंट्रोल हुआ है, एक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और एक अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। प्राइस कंट्रोल हमारे संविधान में मतलब समाहित है, मतलब इनबिल्ट है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी प्राइस कंट्रोल किसी भी चीज का हमारी सरकार कर सकती है। तो यह भी है एक अदर मेजर्स में कीमत कंट्रोल। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब पे कंट्रोल करना, इसको लिखना था। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी ने भी नहीं लिखा है, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। अगर पुराना कोई बच्चा वो पढ़ा होता मेरा नोट्स तो लिखा होता, पता नहीं कैसे किसी ने भी नहीं लिखा। रैशनल वेज पॉलिसी होती है, इसको कहते हैं विवेकी मजदूरी नीति, विवेक तार्किक मजदूरी नीति। और यह होता है कि सरकार वेज ज्यादा नहीं देती है, वेज कम कर देती है। आप देखिएगा कि वाजपेयी जी का भी गवर्नमेंट था तो बहुत ज्यादा जॉब ये लोग नहीं बांटता था, पेंशन सिस्टम ये लोग खत्म कर दिया था। उसके बाद सरकार फिस्कल मेजर्स टाइट कर देता है, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करता है। उसी के पैरेलल में ये है कि वेज पॉलिसी जो होती है वो बहुत ही तार्किक रूप से डिसाइड किया जाता है। जो 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन बनता है, ये देश के प्रोडक्शन के आधार पर, जीडीपी के आधार पर वेज डिटरमाइन करता है। अगर वेज ज्यादा मिल जाएगा आप लोगों को तो यू विल डिमांड मोर, और इस तरह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो सरकार हमेशा इसलिए 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन टाइप की चीज बनाती है ताकि वह वेज तार्किक रूप से दे सके, रेशनल वेज पॉलिसी। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो सरकार वेज में कटौती करती है, कुछ कुछ फंड मद में कटौती करती है। तो ये सब चीज देना था, नहीं है मतलब कंटेंट का भारी कमी है इस क्वेश्चन में। मतलब मुझे एक भी आंसर पसंद नहीं आया। और जो कुछ मेरा बच्चा था पुराना, पता नहीं वो लोग लिखा, टेस्ट आजकल बहुत लोग देना छोड़ दिया है। वो लोग देना छोड़ दिया है कि अब सीधे हम जेपीएससी में ही देंगे, तो वो लोग तो लिखा नहीं। कुछ पुराना बच्चा जिसको कभी पहले 2-4 साल पहले किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए थे, तो वो लोग सब मेरा यूपीएससी वाला ही नोट्स अभी तक कॉपी कर रहा है। जेपीएससी में कंटेंट बढ़ाना पड़ता है, ये वो लोग समझ नहीं रहा है। इस तरह से मुझे एक भी कॉपी में ये क्वेश्चन का आंसर पसंद नहीं आया। थोड़ा मॉडल आंसर पे फोकस कीजिएगा, बहुत विस्तार से इसको दिए हैं, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सुधीर विवेक सुधीर सुधीर मैं विवेकी तो तार्किक देख नीति रहा जो हूँ। बताया सर, हाँ, बोलिए आनंद, आदित्य जी। उमेश बोल रहे हैं सर। बोलिए उमेश जी। कह रहे हैं विवेकी तार्किक नीति में जो बताया कि माने वेज पॉलिसी वगैरह, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन वगैरह का जो है, ये तो लॉन्ग हम्म टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है वो, जो तो भी होगा हो, ना, हाँ जो दस भी है साल तो तो होता तो है ना। जी तो इसको सरकार तो ध्यान में रखती है ना। एक बार क्या हुआ था उमेश जी, एक बच्चा था, मेरा दोस्त था, वो असिस्टेंट कमांडेंट था। वो इंटरव्यू देने के लिए गया था यूपीएससी में, ठीक है। तो जी चॉइस रखा था आईपीएस, और जी उसे इंटरव्यू में पूछा कि कितना सैलरी मिलता है। उसको 2011-10 का बात बता रहे हैं। तो वो बोला सर 37,000 उस समय उसको मिलता था, 37,000। नया ही ज्वाइनिंग था, अभी ट्रेनिंग में ही था, और जी आईपी वो इंटरव्यू देने गया था। 37,000। तो बोला कि क्यों आना चाहते हैं आईपीएस में। तो बोला कि मतलब हमको सिविल में जॉब चाहिए, हमको पब्लिक डीलिंग करना है, ये वो जो सीख के गया था वो बोलने लगा। तो उसमें इंटरव्यू वाला बोला ना कि सैलरी भी तो कम है, असिस्टेंट कमांडेंट को सैलरी थोड़ा कम है, आईपीएस को ज्यादा है। इस तरह से वो घुमा दिया उसको। और ये जो लड़का था सीधा साधा, ये भी हम्म, शर्म हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ सैलरी कम। सरकार कभी भी सैलरी किसी को कम या ज्यादा नहीं देती, उतना ही देती है जितना वो प्रोडक्शन में योगदान देता है। इसीलिए ये कमीशन बनता है, और ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। अगर सरकार बढ़िया से विवेकी मजदूरी नीति नहीं अपनाएगी तो अर्थव्यवस्था में आपका इन्फ्लेशन बना रहेगा। अगर वो फ्रीबीज दे देगी, मान लीजिए बोनस दे दी, कुछ कर दी, तो ये सब भी जो सरकार देती है ना, ये सोच समझ कर देती है। ठीक है।
जी थैंक यू। सुधीर एक लड़का है जी, हिंदी मीडियम का बच्चा है ना तुम जी? सुधीर, सुधीर हिंदी मीडियम में लिखा है ना तुमने? तुम्हारा कॉपी बड़ा अच्छा था जी, लेकिन कुछ कुछ चीज तुम्हारा कंटेंट कहाँ यूपीएससी का तैयारी करता है? ऑन करो, माइक ऑन करो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं ऑन करने आ रहा, क्या है कि तुम्हारा कॉपी हमको याद है, हम जब चेक कर रहे थे तो ठीक लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया करना। और अगर उसमें कुछ लिखे होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करना। हमको तुम्हारा कॉपी पढ़ने में एक दो जगह इंटरेस्टिंग लगा था, तो हम बढ़िया से उसको देखे थे। चलिए अब आगे बढ़े इस क्वेश्चन से। जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी का, अथवा जो था, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? डिस्कस वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकीय लाभांश। और डिस्कस वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसांख्यिकीय लाभांश के विभिन्न अवसरों और चुनौतियों पे चर्चा। इसमें डाटा का खेल है, और डाटा जो लोग नहीं दिए हैं वो डाटा को थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिए, जैसे लेबर फोर्स का डाटा, वर्क फोर्स का डाटा, डिपेंडेंसी रेशियो का डाटा। क्वेश्चन आसान लगता है, दिखा इन्फ्लेशन के कंपेरेटिव, तो बहुत लोग लिख दिए लेकिन डाटा वाटा दिए नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो पहले बताइए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्या स्टेज होते हैं, उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड कौन सा स्टेज है, इंडिया किस स्टेज में है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, यूथ पॉपुलेशन इंडिया में कितना है, वर्क फोर्स कितना है, लेबर फोर्स कितना है, उसमें मेल मेंबर कितना है, उसमें फीमेल मेंबर कितना है, उसमें मेन वर्कर कितना है। बहुत सारा डाटा है इसमें, नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसको आप देखिएगा, मतलब मेरे इकोनॉमिक्स के भी नोट्स में। जी सर। उसके बाद इसको तो इतना करने के बाद चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटीज, तो अवसर को पहले पकड़िए, चैलेंज को बाद में बताइए। पहले अवसर क्या है भाई, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को पता, लिंक बन जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा है चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो पहले देखिए अपॉर्चुनिटीज लिखा हो, पहले बहुत लोग चुनौती भी पकड़ लिए। तो जब आप है, अवसर को बतलाइए क्या क्या अवसर। तो ह्यूमन कैपिटल का यहाँ पर इम्पोर्टेंट, यहाँ भी डाटा कि हेल्थ में कितना, एजुकेशन में कितना, कितना भारत कर रहा है, कितना करना चाहिए, कौन कौन सा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तो कंटेम्परेरी में आप बहुत कुछ दे सकते हैं, सरकार के कुछ कार्यक्रमों को कोट कर सकते हैं। और अवसर लिखने के बाद फिर चुनौती कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिया का देखिए ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ पर 12 मिलियन वर्कफोर्स में हर साल लोग ऐड हो रहा है, और हम लोग ना 4 मिलियन लोगों को ही स्किल दे पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना हमारे लिए, कि जी हर सर। साल 12 मिलियन जुड़ रहा है वर्कफोर्स में, और 4 मिलियन ही हम लोग स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर ऐसे इस तरह से हम लोग स्किल देंगे तो माइक बंद कर दो यार, कौन माइक ऑन कर दिया? अगर इस तरह से हम लोग स्किल देने में पीछे रह जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ चुनौती को पकड़ना था। इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन है, इसको ट्रेनिंग देना, स्किल देना, ये अपने आप में चैलेंज है। इसको भी यहाँ डाटा से सब्सटेंशिएट करना था कि हम लोग किस तरह से कितना मात्रा में स्किल दे रहे हैं। फिर गवर्नमेंट का इसमें भी कुछ प्रयास हो सकता है, जैसे बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई को गवर्नमेंट ने रिवाइव किया है, आपके नए नए एम्स खुल रहे हैं, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, कुछ डाटा यहाँ से भी दिया जा सकता है। इस तरह से ये कंटेम्परेरी वाला अप्लाइड थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, लेकिन सबने बहुत प्लेन लिखा है। मैंने 18, 19, 20, 21 ऐसे ही नंबर दिया है, पसंद ही नहीं आ रहा था किसी को। बोलिए, जो मैंने बोला उससे सहमत हैं?
जी अब सर। चलिए ठीक, आगे बढ़े। जी सर। डेमोग्राफिक सर वो डिविडेंड ठीक है में हाँ जो सर, डाटा वो वगैरह भी जो है इसमें संबंधित डाटा नहीं है। कौन बोल रहे हैं डाटा नहीं? अभी जो नोट्स अवेलेबल है उसमें नेट में, जो ऐप में, अभी उसमें जो तो मैंने बोला, अभी जो मैंने बोला कितना डाटा बोल दिया, इसको 2 बार सुनिए। कहे कि सब कुछ अगर हम दे देंगे, सब कुछ अगर हम दे देंगे एक माध्यम से, तो कैसे फिर होगा, काम चलेगा? आप लोग मल्टी डायमेंशनली काम करना पड़ेगा ना। मेरे नोट्स में संगीता जी, आप तो मेरे स्टूडेंट है, मेरे नोट्स में डाटा नहीं दिया हुआ है, तो हमने बोला। नहीं दिया हुआ है सर, लेकिन जितना आप डाटा बोले उतना नहीं है सर। लगा लीजिए चैलेंज, जितना हम बोले हैं सब दिया हुआ। हाँ, एक जगह नहीं मिलेगा, अलग अलग। जब इकोनॉमिक्स को आप बढ़िया से आत्मसात कर लीजिएगा, तो ये सब डाटा आपको समझ में आएगा। आप हाँ, लोग जो एक भी नहीं है सर, मैं आप वही लोग बोल रही थी। हाँ, आप लोग जो उत्तर भी नहीं है। उठा उठा के जो पढ़ते हैं कि फलाना ग्रुप का फलाना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कोहेरेंट नहीं हो पाते हैं। ये सब चीज मैंने एनसीईआरटी वाला आप लेक्चर सुने हैं? जरा बताइएगा मुझे संगीता जी। नहीं सर। तो नहीं सुनिए, कमी रह जाएगी हमेशा। आप इतने बढ़िया हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, 2-2 बार इंटरव्यू दे रहे हैं। अब हम आपको शुरू से बोल रहे हैं कि बिना स्किप किए मेरा सुनिए, लेकिन आप मानेंगे ही नहीं मेरा बात। नहीं सर, उतना समय नहीं रहता है सर। कोई बात नहीं। सर सॉरी सर, अच्छा, चाह अब गई। कम समय में ना जितना बोले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर बोल देते हैं, देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या करना है कि सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करना है, और उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेजेज होते हैं उसको बतलाना है, और इसमें इंडिया का अब डाटा देना है कि डिपेंडेंट, इसको सर्च कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो खोज लीजिए। और कुछ ही तो की चीज है, जैसे डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, इंडिया में डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितना है, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन कितना है, इंडिया में बूढ़ा कितना है, इंडिया में आगे चल के 2035 तक कितना यूथ पॉपुलेशन, सब डाटा दिया हुआ है। यूथ पॉपुलेशन कितना होने वाला है 2035 तक। फिर जब ये सब चीज बतला लीजिए, तो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कीजिए कि वर्क फोर्स पे चले जाइए, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स पे, कि इंडिया में लेबर फोर्स कितना है, कितना वर्क फोर्स है, श्रम बल कितना है और कार्यबल कितना है। उसके बाद कार्यबल में अब चलिए कहते हैं कि मेल वर्कर कितना है, फीमेल वर्कर कितना है। तो टोटल वर्क हम बता देते हैं आपको, ऐसे ही 400 मिलियन हमारा टोटल वर्क फोर्स में लोग हैं। 400 मिलियन में 139, 136 या 139 हम लोगों का मेनली एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। और इसमें मेल फीमेल का भी है, अभी अब याद नहीं आ रहा है मुझे। और एग्रीकल्चर 139 नहीं, 166 के आसपास है, 36 में बोल रहा था, 166 के आसपास ऐसा मेल डाटा है है। सर, मेल है सर 275 मिलियन और 127 मिलियन सर फीमेल है 400 में। हाँ देखो, बता दिया ये, ताशीष बता रहा है, कौन बता रहा है? यस सर। हाँ, तुम तो हीरो है, पुराना चेला है मेरा। रिजल्ट देगा ना जी। हाँ सर, कोशिश में है सर। हाँ, 275 मिलियन देखिए है मेल, और कितना बाबू बोला फीमेल? सर फीमेल 127 मिलियन। 127। अच्छा, एग्रीकल्चर में कितना है? 166। 66 है सर। 166। अब देखिए, इससे एक और चीज निकल गया, इसका मतलब कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, एग्रीकल्चर में ज्यादा कार्यबल लगा हुआ है। और एक और पॉइंट निकल गया कि अगर हम लोग अभी इन मजदूरों को, इन एग्रीकल्चर वाले मजदूरों को मैन्युफैक्चरिंग में भेजेंगे और बिना ट्रेनिंग के भेजेंगे, तो ये और हमारा सर पर बोझ बनेगा, निगेटिव माइग्रेशन होगा, पॉजिटिव माइग्रेशन नहीं होगा। तो जो इकोनॉमिक्स समझा है उसको तो बहुत पॉइंट मिल जाएगा, एक के बाद एक धागा खुलते जाता है, एक के बाद एक पॉइंट मिलेगा। लेकिन अब एक जगह सोचेंगे ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का विभाग सर कोई 10 पन्ना 5 पन्ना में नोट्स दें और हम उसको रट के कर लें, ये पॉसिबल नहीं।
आपको देखिए एनसीईआरटी के भी लेक्चर से मैंने डाटा दे दिया, आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले चैप्टर से दे दिया, आपको एग्रीकल्चर से मैंने एक लाइन थ्रेड निकाल के दे दिया। तो ये एक थॉट प्रोसेस होता है जो बढ़िया से पढ़ने के बाद निकलता है। और उसके बाद वर्कफोर्स लेबर फोर्स वाला डाटा देने के बाद आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़िए। अब अपॉर्चुनिटीज में भी आपको गवर्नमेंट के प्रेजेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स देने हैं मान लीजिए, तो सरकार क्या क्या कर रही है पहले बतलाइए। हेल्थ पे कितना खर्चा किया है, तो 3%, 3.5% कर रहा है टोटल जीडीपी का, करना चाहिए इसको 6%। हेल्थ पर कितना कर रहा है, तो 1.5% कर रहा है, करना चाहिए इसको 3%। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन पे तो कम कर ही रहा है, लेकिन हाँ कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे स्किल इंडिया मिशन ये सब अभी सरकार ने चलाया है, आईटीआई को रिवाइव किया है, डिस्ट्रिक्ट लर्निंग सेंटर चल रहे हैं। तो ये सब सरकार के प्रयास हैं। कुछ बड़े स्तर पर सरकार ने एम्स खोला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, इस तरह से आप बतला सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेज में फिर बतलाना है, पॉपुलेशन को फिर से पकड़ लेना है कि चूंकि ह्यूज पॉपुलेशन है और हर साल 12-14 मिलियन वर्कफोर्स में लोग ऐड हो रहे हैं। वर्कफोर्स में, श्रमबल में नहीं, श्रमबल में तो और ज्यादा है, वर्कफोर्स में ऐड हो रहे हैं। और हम लोग स्किल देते हैं 4 से 6 मिलियन, तो बहुत कम स्किल देते हैं। फिर बाकी लोग तो पंचर ही बनाएगा ना। इसका मतलब स्किल कैपेसिटी हमारी बहुत कम है, स्किल प्रोवाइडिंग कैपेसिटी। तो इस पर सरकार को सोचना होगा, तेजी से स्किल देने का काम करना होगा, और लोगों को सरकार के भरोसे भी नहीं रहना होगा। ये वाला बात भी लिख दीजिए। स्वरोजगार अपनाना चाहिए, खुद अपना कुछ ट्रेनिंग करके लेके आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारा जो यूथ है, जवानी है, वो निकल जाएगा, बुढ़े पड़ जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो आत्मनिर्भर बनने का भी कंसेप्ट डाल सकते हैं कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए, ट्रेनिंग लेके देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस तरह का दे दीजिए अपना कंक्लूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बतलाएंगे, कंप्लेन करने वाला का कोई सॉल्यूशन है नहीं। मेहनत करना और सीखने के लिए हमेशा अपना स्कोप खोल के रखना। लाख एक्सक्यूज हो कि बच्चे बड़े हैं, जॉब प्रेशर है, समय नहीं मिलता है, कुछ भी हो, अगर आप जेपीएससी कर रहे हैं तो आपको समय अब निकालना पड़ेगा जैसे भी। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो जीता वही सिकंदर। नेक्स्ट है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। बड़ा आसान सा सिलेबस से सीधे पिक करके दिया गया है। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। अच्छा देखिए, क्वेश्चन है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। विदेशी पूंजी और तकनीक का समृद्धि पर प्रभाव, विकास पर प्रभाव। क्यों क्वेश्चन है ये, या कब ये हमारी इकोनॉमी में डिबेट हुआ होगा? ऐसा ये हमारी इकोनॉमी में तब डिबेट हुआ होगा जब हम लोग प्री 1991 के सिचुएशन में कैपिटल क्रंच झेल रहे थे, पूंजी की कमी झेल रहे थे, हमारी इकोनॉमी बंद थी और हमें फिस्कल डेफिसिट हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। और उसके बाद जब लिबरलाइजेशन का दौर चला, एफडीआई आने लगा, इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, और उस इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ पे ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़े होंगे, उसका फर्क पड़ा और हमारा ग्रोथ उस इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा। हम लोगों के पास लो सेविंग इकोनॉमी थी, हम लोगों के पास सेविंग नहीं था। प्राइवेट प्लेयर वेर नॉट एफिशिएंट कि इन्वेस्ट कर दें इंडिया में खूब ज्यादा। 2-4 थे, टाटा बिरला जैसे, अंबानी तो अभी आया है, तो टाटा बिरला मोदी ऐसे कुछ ही लोग थे प्राइवेट प्लेयर्स। तो वी वेयर लो सेविंग इकोनॉमी, निम्न बचत वाली अर्थव्यवस्था थी, सेविंग थी ही नहीं। सेविंग थी ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। तो एक प्री पोस्ट 1991 में एक एफडीआई मॉडल ही कहलाया इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या किया हम लोगों ने, तो वी इंपोर्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। हम लोगों ने निवेश को आयात किया बाहर से,
एफडीआई के रूप में, और उसी को एफडीआई इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कहते हैं। और ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज कि नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट केम along with एफडीआई, टेक्नोलॉजी also came। तो ये बड़ा पॉजिटिव हो गया कि पैसा चाह रहे थे, पैसा के साथ साथ हमारे पास तकनीक भी आ गई, और उसके बाद उसका यूज करके हम लोग आगे बढ़ने लगे, और उसका ट्रिकल डाउन असर भी हुआ। 2004-5 के बाद हम लोग लगातार बढ़िया ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब इसको शुरुआत कर रहे थे तो रोल ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका कीवर्ड्स यही है, रोल ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। व्हाई वी आर टॉकिंग रोल ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी? तो इंट्रोडक्शन में दीजिए प्री 1991 एंड पोस्ट 1991 के सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, और उसके बाद रोल ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी का आप इंपॉर्टेंस समझा पाएंगे आगे। उसके बाद जो पॉइंट लिखना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, जो लिखना है वो लिखिए, लेकिन इंट्रोडक्शन इसका यही होगा, क्योंकि ये डिबेट तभी अपने इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये डिबेट तभी शुरू हुआ था जब हमें इसकी जरूरत पोस्ट 1991 के बाद फील हुआ और इसने इकोनॉमी पे असर डाला, तभी जाके ये टॉपिक आया था। तो प्लीज इस कहानी को आप इंट्रोडक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद इन कंक्लूजन में यहाँ पर ना डाटा वाटा डालिए थोड़ा सा, या अभी एफडीआई का क्या सिचुएशन है थोड़ा सा लिख सकते हैं। अभी हाल ही में मायाराम कमेटी ने चेंज किया एफडीआई के डेफिनेशन को, और हम लोग अब ब्लैक मनी को प्रमोट नहीं कर रहे। नाउ वी आर नॉट ए वल्नरेबल इकोनॉमी, हम लोग अब दिनहीन नहीं है। 2005 तक हम लोग एफआईआई को प्रमोट करते थे, पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा लेते थे, और उसमें बहुत ज्यादातर ब्लैक मनी आता था, और इसी के लिए मायाराम कमेटी बना। कंक्लूजन में ये सब कुछ एक दो लाइन लिखिए कि नाउ वी चेंज द डेफिनेशन ऑफ एफडीआई, और हाउ मच एफडीआई वी हैव वो डालिए। फिर एक यहाँ भी ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहले एफडीआई क्या था 1991 के पहले, 2005 तक क्या था, 5 के बाद अभी क्या है, तो एक ये भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये सब चीजें कंक्लूजन में डालिए। भारत सरकार एफडीआई लाने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस आपने ऊपर बतला दिया, तो एक दो लाइन आप ये भी बतला सकते हैं कि व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स, कि गवर्नमेंट एफडीआई लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये सब आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। चलिए, और कोई कुछ पूछेंगे? सर दोनों को कैपिटल क्या लिखे थे, पूछिए एक बार फिर से। कोई अभी एक मैसेज किए थे, क्या किए थे? मायाराम कमेटी हाँ, वगैरह जो बता रहे हैं सर, उसमें क्या डिसीजन दिया गया था कंक्लूजन में जो डालना जिसको बता रहे हैं, अरे क्या उसमें देखो चेंजेस हुए हैं अभी एफडीआई में? ये कहानी लंबी है, हम तुमको संक्षेप में समझाने की कोशिश करते हैं। कहानी ऐसी है ना कि 2005 तक हम लोगों के इकोनॉमी में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आता था, और हम लोग इसलिए उसको अलाउ करते थे क्योंकि इंडिया वाज नॉट एन अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले यहाँ हर कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आता था, हम लोग पैर पड़ते थे, हाथ जोड़ते थे कि आ जाओ इन्वेस्ट करो। तो हम लोग ऐसा ऐसा योजना बनाते थे जिसमें हम लोग कहते थे कि नाम पता भी नहीं बतलाना है आपको, आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। उसको कहते थे पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो लोग यहाँ पर बाहर से इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब इंडिया मजबूती की तरफ बढ़ा, रिजालियंस की तरफ बढ़ा, तो हम लोग क्यों ब्लैक मनी को आमंत्रित करें? ब्लैक मनी तो आपकी इकोनॉमी को वल्नरेबल बनाती है। किसी भी वक्त अगर चाइना अमेरिका का पैसा यहाँ आके लगा हुआ है और वो लोग आपकी इकोनॉमी से पैसा निकाल लेंगे तो आपका शेयर बाजार गिर जाएगा। इसीलिए 2014 में मायाराम कमेटी बनाया गया था, और इनको कहा गया कि इसको सही कीजिए, आप इसके लिए कुछ प्रयास कीजिए। एक कहानी इधर था, कन्वर्टेबिलिटी वाला इशू था, पता नहीं तुम लोग समझोगे कि नहीं। वहां एक कन्वर्टेबिलिटी का इशू था। करेंट अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वहां पर आप जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी करना चाहते हैं उसके लिए जितना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जितना डॉलर रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रीडम है।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको कोई कन्वर्टिबिलिटी का इश्यू नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जहां एफडीआई होता है, एनआरआई डिपॉजिट्स होता है, लोन होता है, तो जब एक सरकार दूसरे सरकार से लोन लेती है, एक सरकार से दूसरे सरकार में एफडीआई ट्रांसफर होता है, तो वहां हमारे देश ने कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली अलाउ नहीं किया है। मतलब अगर किसी देश से यहाँ एफडीआई आना है तो हम लोग डंडा लेके उसको चेक करते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। ये सिस्टम है, कन्वर्टिबिलिटी इज नॉट अलाउड। अब बताओ, अगर कन्वर्टिबिलिटी अलाउड नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? इसलिए क्योंकि उसमें ब्लैक मनी आता था, तो उसको हम लोग चेक करते थे। अब मान लो कि अगर हम डंडा लेके बैठे रहेंगे तो हमारे पास तो जेन्युइन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे ना। इसीलिए हमारी इकोनॉमी में ऐसा किया कि बोला कि चलिए अब इसको करेक्ट करते हैं, और हम लोग एफडीआई के डिफिनीशन पे कुछ काम करते हैं कि कैसे इसको सरल बनाया जाए ताकि हमारे बाहर से लोग इन्वेस्ट करने यहाँ आए। तो कहा कि इंडिया में जो भी 10% अब इक्विटी में लगाएगा उसको सबको हम लोग एफडीआई मानेंगे। तो मान लो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा इसलिए नहीं था कि कोई लगाने ही वाला नहीं था 10%। अब कह रहा है कि कोई 8% भी लगाएगा, 5% भी लगाएगा, और उसको हम एफडीआई मान लेंगे अगर 1 साल के अंदर वो उसको 10% में कन्वर्ट कर ले। इसका मतलब हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट के माहौल को इतना फ्रेंडली बना रहे हैं कि बाहर से हर व्यक्ति 10% लेकर आएगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, और उसको हम लोग एफडीआई मानेंगे। तो जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स आएंगे, उसमें अगर बहुत लोग छोड़ के यहाँ से चला भी जाएगा तो हमारी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अपने इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमें अब आगे चलकर ना कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी करना है, और वो तभी हो पाएगा जब हमारा एफडीआई का डिफिनीशन आसान होगा। मतलब वो इन्वेस्ट करना यहाँ लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए आसान होगा। एफडीआई सरल का मतलब, एफडीआई डिफिनीशन सरल बनाने का मतलब कि हम ऐसा कुछ करो कि बाहर के लोग यहाँ बड़े आसानी से आए और निवेश करें। पहले रिस्ट्रिक्शंस था क्योंकि ब्लैक मनी लेकर आते थे, अभी हम लोग रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल भी। क्योंकि आपके देश में बाहर से पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन का भी डर है। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है, जैसे कि अभी बहुत समय से कंट्रोल में है, तो मायाराम समिति ने 2014 में डिफिनीशन चेंज कर दिया, उसको सरकार एक्सेप्ट भी कर लिया। अब साइलेंटली आपके देश में बहुत ज्यादा एफडीआई आदान प्रदान हो रहा है, धीरे धीरे आपकी कन्वर्टेबिलिटी भी अलाउ कर दी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से देश के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में ये सब चेंज किए जा रहे थे मोदी के द्वारा जब से वो सरकार में आए। आप लोग 10 साल 15 साल के बाद पढ़िएगा इतिहास में, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, मनमोहन सिंह के समय जितने रिफॉर्म नहीं हुए उतने इकोनॉमिक रिफॉर्म 2014 के बाद सिस्टमेटिकली हो रहे हैं। तो देश को रिजाइलियंस, लचीलापन भी दे रहा है, मजबूती भी दे रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को मजबूत भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा? ये ब्लैक मनी तो सर इंडिया का ही था ना, अब यहाँ उस- के लोग बाहर अब में उससे जा क्या करके मतलब है? उससे हमें क्या मतलब है? यहाँ वो तो जग जाहिर है कि यहीं का पैसा जाता था, मॉरिशस के थ्रू आता था, है ना? तो वो तो जग जाहिर है, उससे अभी हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट मैटर दूसरा है ना, वो एक अलग लेवल का चीज है। और बताइए, वो यहाँ पर चर्चा भी नहीं करना है। और नहीं, बतलाइए। समझने के लिए सर पूछ रहे थे। हाँ हाँ, नहीं समझने के लिए ठीक। और हेलो हाँ सर पीयूष हाँ बोलिए। सर, इसमें एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, पीयूष पहले बोलिए, फिर दूसरा लोग बोलिएगा। बोलिए पीयूष। ये जो आप क्वेश्चन अभी समझाए थे, और एक ऑप्शन 4 में एक क्वेश्चन था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्व को समझाइए और उपाय बताना था। बस बस यही वाला चीज देना है लपेट के एकदम। तो लगभग तो सेम था। एकदम सेम। यहाँ पर तो हम इसलिए बतलाए कि कोई क्वेश्चन पूछा ना,
यहाँ तो टेक्नोलॉजी वाला था, यहाँ तो प्री 1991 और पोस्ट 1991 से इंट्रोडक्शन देना था, और उसके बाद यू नीड टू इंक्लूड एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी यू कैन, किसके फेवर में, तो फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस के फेवर में। लेकिन अभी जो बतलाए वो एफडीआई का सिग्निफिकेंस के बारे में बतलाए, वो हो गया चर्चा बातों ही बातों में। और अच्छा एक चीज ये भी देखे कि बहुत बच्चा दोनों क्वेश्चन में सेम ही कंटेंट डाल दिया है। रिपीटेशन होगा तो थोड़ा ही ना नंबर मिलेगा, रिपीट कर दिए, एक ही चीज दोनों जगह लिख दिए। हाँ पीयूष ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ सिग्निफिकेंस वाला तो आप अच्छा लिख दीजिएगा, हमें पता है। टेस्ट क्यों नहीं दिए पीयूष? दिए थे सर, दिए हैं टेस्ट सर। अरे आपका कॉपी का हमको ध्यान नहीं है फिर। 3 ही तो चलिए। क्वेश्चन लिखे थे सर, झारखंड वाला नहीं लिखे थे। अच्छा अच्छा, हाँ और किसी का क्वेश्चन? सर नीरज जी बोलिए, बोलिए नीरज जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर कि एफडीआई का जैसे डेफिनेशन को चेंज किया गया है, तो किसी इन्वेस्टर के अगर इन्वेस्टमेंट को अगर हम लोग एफडीआई मानते हैं तो उससे इन्वेस्टर का क्या फायदा है? मतलब इससे इन्वेस्टमेंट कैसे, एफडीआई कैसे बढ़ेगा? उसको रेड कारपेट बिछा दिए ना, पहले उसको इंडिया में स्वागत ही नहीं होता था। अब कह रहा है कि तुम 8% भी लेकर आएगा तो तुमको हम एफडीआई मानेंगे। तो एफडीआई बनने मात्र से उसको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं सर। हाँ एफडीआई जैसे ही वो रिकॉग्नाइज होगा ना, उसको सिंगल विंडो सिस्टम मिल जाएगा, तो जहां जिस कंपनी में आएगा वहां बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस तरह की चीजें एफडीआई से एसोसिएटेड बेनिफिट है। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई? सर हम ये बोलना चाहते थे सर कि हाँ। अगर एफडीआई में अगर वो आएगा सर तो उसको सर जो मालिकाना हक है और उसको सर ये मतलब उसके सर मैनेजमेंट में उसको सर ये पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। और अगर वो सर एफआईआई में रहेगा सर तो वो सिर्फ सर शेयर और बॉन्ड से अपना डिविडेंड सिर्फ ले पाएगा। हाँ इसमें पार्टनर बनेगा, मालिकाना हक तो तभी मिलेगा, बोर्ड ऑफ उसमें तभी आएगा जब 26% से ज्यादा होगा, मालिकाना हक तभी मिलेगा जब 51% से ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 10% भी लेके आता है तो वो पार्टनर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोले, ठीक है। चलिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बहुत ही आसान क्वेश्चन तो सब आसान ही दिए थे जी, और यही आएगा इस बार। क्या कैसा लगा क्वेश्चन, आप लोगों को कैसा लगा? क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया दिए हैं सर, वो क्वेश्चन बहुत सर अच्छा था। मोस्ट प्रोबेबल भी है। हाँ 6th 7th में जो दिया है उसको थोड़ा हटा दिए हैं। मतलब जी सर। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एमपीआई इम्पोर्टेंट है सर। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हाँ वो तो किसी से एसोसिएट करके ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा उसको, पॉवर्टी के साथ, पॉवर्टी के साथ ही पूछेगा। हाँ नेक्स्ट है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, क्या है आर्थिक विकास, इसकी अंडर डेवलपमेंट अल्प विकसितता की विशेषता क्या है, कंपोनेंट ऑफ एचडीआई, और हाउ डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करना था, तो इसमें सब लोग क्वालिटेटिव वाला डिफिनीशन लिख के छोड़ दिया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो पैरामीटर्स जो है, वो डायमेंशन जो है वो बृहद है, इसका परिभाषा में बहुत कुछ लिखना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर्स इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, भले ही वो जाके हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ में पाए, क्योंकि इंडिया का ही एक कंसेप्ट है कि जब ग्रोथ से नहीं मिला, डेवलपमेंट से नहीं मिला, तो एक नया वर्ड क्वाइन कर दिए इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, अभी क्या बोले शुरू में, थके हुए हैं इसलिए थोड़ा सा समझ में, इक्वालिटी एनवायरमेंट के बीच में। क्या बोले थे एक पॉइंट?
इक्वल समानता, अपॉर्चुनिटी। equality हाँ, और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला। पर्यावरण को भी तो जोड़ेंगे। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ हेल्थ एजुकेशन के साथ आप ये वाला पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला। तो ये सब चीज लिखना था। अब हाँ, इन्वायरमेंट जैसे कह रहा है कोई, तो सही बात है भाई। अब विकास का देखिए, ये बहुत ओपन एंडेड चीज है, इसको तो लिखने के लिए तो ऐसे लिख दिया जाए, और इसमें लोग लिख ही नहीं पाया, बस एक क्वालिटेटिव वाला परिभाषा लिख के अनाप शनाप चीज। इसमें जो है इन्वायरमेंट वाला जैसे बात बोले, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास का पैमाना आखिर कौन तय करता है? मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट है, तो रूरल डेवलपमेंट का पैरामीटर्स अलग है, अर्बन डेवलपमेंट का पैरामीटर्स अलग है। अर्बन में चाहिए मेट्रो, अर्बन में चाहिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। रूरल में क्या चाहिए? तो रूरल में इरिगेशन होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, कच्चा रोड भी उसको मिल जाएगा तो उसका काम चल जाएगा। इसका मतलब डेवलपमेंट पैरामीटर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हम खूब पैसा कमाएंगे, जेपीएससी निकालेंगे, और यहाँ पर ऐसा ऐसा अमर जी हैं, स्केल 3 ऑफिसर हैं, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों आप जा रहे हैं, अपना आर्थिक विकास कैसे वहां करेंगे? इनका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वहां पर। बहुत सारा चीज कंपोनेंट जो है उसको हम लोग नहीं आंक पाते हैं, और ये उस पर डिपेंड करता है, जो इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसाइड करता है इसका पैरामीटर्स, जो मेजर करता है इसको। इसका मतलब कि यह उस पर डिपेंड करता है 2-3 पैरामीटर्स पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मान लीजिए, बोल दिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो भी आप चूज कर लिए। इसका मतलब कि आप 4 पैरामीटर बना लिए। सपोज करिए कि आदित्य जी को मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने का काम, इन्होंने बोला कि हम 4 चीज पे मेजर करेंगे, तो वो तो 4 चीज पे ही होगा। लेकिन अगर किसी का विकास हो गया, वो कब मानेगा विकास? उसके पास पैसा खूब है, खूब सुंदर पत्नी से शादी हो गया, और उसके बाद उसको क्लीन एयर नहीं मिल रहा है सांस लेने के लिए, तो उसका विकास हो पाया? वो तो भागते रहेगा इधर उधर। उसी तरह कोई SC ST है, IAS बन गया, विकास हो गया उसका, और उसके बाद उसको कोई गाली दे दे SC ST दलित के नाम पर, तो उसका विकास तो नहीं हुआ, उसमें इक्वालिटी नहीं एस्टेब्लिश हुआ। इसका मतलब फ्री फ्रॉम ऑल कास्ट रिजिडिटीज, रीजनल इनइक्वालिटीज, सब आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रीजनल बैलेंस भी आता है, क्षेत्रीय विकास भी आता है। तो इसका पैरामीटर बहुत बृहद है, इसको थोड़ा सा खोल के लिखना चाहिए था। तो सब लोग एक वही इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो डिफिनीशन पढ़ते हैं, वही वाला इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला लिख दी। आर्थिक विकास का पैरामीटर बृहद है। हाँ, हम लोग चूंकि पढ़े हैं 3-4, वो क्यों पढ़े हैं? क्योंकि हम लोग किसी एक इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पढ़ रहे थे। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट का पैरामीटर अलग होता है, अर्बन डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है, कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट का पैरामीटर अलग होता है। हमें चाहिए, किसी को चाहिए जेपीएससी, किसी को चाहिए कोई जेपीएससी के जैसा पैसा कमाने के बाद भी बहुत अच्छा जॉब में है, फिर भी जा रहा है जेपीएससी, क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको इसमें शामिल करना था। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो ये तो आप लोग बताए हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ HDI, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और हाउ डिड, हाँ, ये वाला क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाए आप लोग। हाउ डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इसमें बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। मान लीजिए कि एजुकेशन का गैप है, वही यहाँ पर इस जो आप जहां से शुरुआत किए थे वहां हम लोग फिर से कंक्लूड कर देंगे इस पैराग्राफ। हम लोगों ने शुरुआत में समझाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कि वहाँ इक्वालिटी भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बतलाएंगे ना कि एजुकेशन में गैप है, लिटरेसी में गैप है, मेल फीमेल लिटरेसी में गैप है, अपना जो है ये हाफ ऑफ वुमेन जो है वो रिमेन आउटसाइड फ्रॉम वर्कफोर्स। आधी महिलाएं जो है वो काम बल में शामिल होती ही नहीं है, घर की 4 दीवारी में है, तो कहाँ से इकोनॉमिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? तो एजुकेशन में गैप है, लिटरेसी, मेल फीमेल लिटरेसी में गैप है, हेल्थ में गैप है, इनकम इनइक्वालिटी है। इस तरह से ये सारे पैरामीटर्स देने थे इसमें। इसकी वजह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट दिख रहा है,
लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैंने दे दिए हैं, मॉडल आंसर में देख लीजिएगा। और बोलिए इसमें कुछ, बोलिए। साधन को मानव पूंजी में बदलना होगा। हाँ बिल्कुल, ये वाला पॉइंट डाल सकते हैं, ये तो हम हमेशा समझाते समय बोलते हैं। अब मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं क्लास में पढ़ाते समय कि कोई अमीर बाप का बेटा है, खूब धन दौलत संपत्ति वाला है, और वो मान लीजिए जुआरी निकल गया, शराब पीने वाला निकल गया, तो वो तो अपने बाप का पूंजी बर्बाद कर देगा। तो हम लोगों को तो अगर वही कोई लायक बेटा रहे जो पढ़ा लिखा रहे, अपने बाप के पूंजी को सही जगह इन्वेस्ट करे, तो उससे वो और चीजों को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को श्रम, इसको पूंजी में बदलना पड़ेगा, मानव जो श्रम बल है उसको। तो ये भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सोर्सेस में जैसे एक फॉर्मल सोर्सेस और एक इनफॉर्मल सोर्सेस, ऐसे बांट कर दिखाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों ने सीधे बैंक, मनी लेंडर्स ऐसे करके लिख दिया है, तो औपचारिक और अनौपचारिक लिखकर और तब इसको एक्सप्लेन कीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट, तो जैसे ही आपने फॉर्मल इनफॉर्मल लिखा तो प्रॉब्लम्स भी आ गया कि इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फॉर्मल में रेट टेपिज्म बढ़ जाता है, आपको केवाईसी 10 तरह की पेचीदगी वाली डॉक्यूमेंट्स। हालांकि ये सब चीजें आसान हुई हैं, ये भी जिक्र कर देना है कि पहले के समय से अब ये चीजें आसान हुई हैं। अभी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह भी लोगों को बांटा गया है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन का पूछने का ढंग अगर ट्रेडिशनल हो, पुराना हो, और अगर अभी करंट में जो उसमें अचीवमेंट हुआ है अगर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि ये लिखा है सोर्सेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट, हम बतलाएंगे, लेकिन एक दो लाइन में हम लोग लिख देंगे कि अभी प्रेजेंट दिनों में केवाईसी से आधा 54% जो है लोग किसानों को केवाईसी बांटा जा चुका है। केवाईसी से देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, सॉरी केवाईसी कह रहे हैं, केसीसी। किसान क्रेडिट कार्ड में पहले प्रोडक्शन के लिए लोन देता था, अभी कंजम्पशन के लिए भी पास कर दिया। फिर थोड़ा सा लोन देने में भी बैंक ने रेटेपिज्म कम किया है, मतलब थोड़ा सा सही हो गया है कंडीशन। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके साथ में कि माइक्रो फाइनेंस इज नॉट ए फाइनेंशियल सिस्टम बट ए टूल टू एलिविएट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री एंड ब्रिंग सोशल चेंज। इतना बढ़िया क्वेश्चन। एनालाइज लिखा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एनालाइज। एनालाइज का इसका एनालाइज का मतलब हिंदी में होता है विश्लेषण करें, और इसको बहुत लोग समझ नहीं पाए। माइक्रो फाइनेंस इज नॉट ए फाइनेंशियल सिस्टम बट ए टूल टू एलिविएट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री एंड ब्रिंग सोशल चेंज। कहता है सूक्ष्म वित्त संस्था जो है वह एक फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं है, ये गरीबी भी दूर करेगा और सामाजिक बदलाव भी लाएगा। विश्लेषण करें, विश्लेषण इसलिए दिया है क्योंकि ये संस्था ऐसा कर ही नहीं पाया है, इसका रोल तो यही करना था। कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं कि माइक्रो फाइनेंस से लोन लेने के बाद लोग फंस गए। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे भाई? तो माइक्रो फाइनेंस को कहा गया कि तुम बैंक से कम रेट में दो उधार। अब बैंक दे रही है मान लीजिए कि 22% पर, तो माइक्रो फाइनेंस देने लगा 21% पे। तो ये बहुत ज्यादा एहसान तो नहीं कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसका भी ज्यादा है। दूसरा कि इसको कहा गया कि भाई तुम वैसे जगह में जाओ जहां पर बैंक नहीं है, और ये लगा बैंक के बगल में खोल के अपना धंधा शुरू कर दिया, बैंक से ही कंपटीशन करने लगा। तो जहां इसको कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करना था,
एक दूसरे का पूरक बनना था, बैंक के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना था, ये बैंक को सब्स्टिट्यूट करने निकल गया। देखिएगा दिन भर में 10 फोन आएगा, ले लो लोन ले लो, एसी खरीद लो, टीवी खरीद लो। तो ये लोग कंज्यूमर लोन बांटने लगा और इस तरह से बैंक से ही कंपटीशन करने लगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर लोन वसूलने का ढंग पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। अभी हाल में एक अमेंडमेंट आने वाला है इसमें, माइक्रो फाइनेंस एक्ट, इसमें इसको चेंज करेगा। इसमें बहुत लोगों का नुकसान हो गया, बहुत लोग मर गए, आत्महत्या कर लिए। लोन लिया, लोन चुका नहीं पाया और पूरा एकदम उसको समाज गांव में बेइज्जत कर रहा है। भाई कि कोई अगर लोन लिया है लौटा नहीं पा रहा है तो सेविंग का अधिकार किसने दे दिया? आप उसको बदनाम कर रहे हैं, पूरा ढोल पीट रहे हैं, उसके घर पे जाके कुर्की कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं कि उधार नहीं दिया। गरीब लोगों के पास सबसे ज्यादा चीज जो है वो आत्मसम्मान ही तो है, और जब उस पर चोट होती है तो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत सारे सुसाइड्स के भी कारण बने। इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग टीवी मीडिया में देखे होंगे। ट्रैक्टर ले जा रहा है खींच के उसका लोन वाला, पीछे से किसान दौड़ रहा है, बेचारा ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मर गया। इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट। और लोन खोजने जाइएगा सस्ता में तो नहीं मिलेगा, महंगा में मिलेगा। कंज्यूमर लोन के लिए डाल रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर। आप ही लोग जो मिडिल क्लास बोरोवर है उसी को दे रहा है, गरीब किसान को दे ही नहीं रहा है। वहीं मोहम्मद यूनुस वाले ग्रामीण बैंक से इसका तुलना कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा कर रहा है काम। वो रूरल एरियाज में जो लोग बैंकिंग व्यवस्था से अभी तक नहीं जुड़े थे या कभी लोन नहीं लिए थे, वैसे लोगों को वहां लोन दे रहा है। तो जो इसका पर्पस था वो पर्पस ये फुलफिल नहीं कर पाया। यही एनालाइज का मतलब यही है, ये सब शिकायत करना था इसका, पहले कुछ इसका पर्पस बतलाना था, पर्पस बतलाने के बाद बतलाना था कि ये काम नहीं कर पाया। और अब इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें अमेंडमेंट होने वाला है। सरकार सून वी कैन एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट विल ब्रिंग माइक्रो फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट एंड so that this institution will become favorable to the needy borrowers। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। पूछे, इसमें कुछ पूछना है? ये किस इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है? क्या ये माइक्रो फाइनेंस है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है? जैसे आपने बोला ना एक्ट के अंदर आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस एक्ट। ये तो इसके लिए ये कानून बन के ही आया था ना, माइक्रो फाइनेंस एक्ट। एनबीएफसी में आता है सर, एनबीएफसी में आता है वो। नहीं ठीक, वो तो ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे कि बैंक ये फिनेंशियल सिस्टम के अंदर अपना आता है। और इसके लिए जैसे बैंक बनता है वैसे ही इसके लिए कानून बना था। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेट कौन करता है इसको? इसको आरबीआई करता है। अब इसमें ये मत जाइए टेक्निकलिटी पे कि माइक्रो फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का इसका स्वरूप भी नहीं है। ये लोग उधार देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, और बहुत सारी चीजें जो है अब ओवरलैप करने लगी। यूनिवर्सल बैंकिंग के जमाने में बहुत सारा केस चला सेबी और आरबीआई के बीच में कि कौन किसको रेगुलेट करेगा, लेकिन हमेशा मतलब एक आध बार सेबी के फेवर में आया और फिर आरबीआई उस पे हावी हो गया। आरबीआई इन सबको रेगुलेट करता है और इसके लिए कानून। इसका कुछ मैक्सिमम कुछ इंटरेस्ट का कुछ है क्या कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है इंटरेस्ट? नहीं, उसी सबको फिक्स करेगा, उसी के लिए बात चल रहा है। जैसे 3 चीज बतलाया ना कि बैंक का कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करना था, इंटरेस्ट रेट कम होना था, बैंक से कम लिखा हुआ था। जब ये कानून बना था तो इसमें लिखा था ना कि माइक्रो फाइनेंस विल चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन द कमर्शियल बैंक, ये लिखा हुआ था। अब अभी कमर्शियल बैंक कितना पे पर्सनल लोन दे रहा है, अमर जी बताइएगा। हम बोलते हैं सर, एक्चुअली क्या सर कि ये पीएसयू वगैरह से ही बड़े पैमाने पे लेते हैं लोन। अब 20% 25% पे ये जो बहुत लोअर कैटेगरी के लोग हैं, या बोल सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को लोन देते हैं। और ये
मतलब ये रिकवरी एजेंट रखते हैं जो कि बहुत हार्डली और बहुत मिसबिहेव करते हैं मंथली रिकवरी में, और जिससे कि काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करते हैं रिकवरी के टाइम में। हाँ वही तो इनका हम रेट बतला 20% से ऊपर ही रहता है, और आप गवर्नमेंट बैंक का आप तो लोगों का केसीसी में आप लोगों का बैंक में भी पर्सनल लोन कैसे देते हैं इंटरेस्ट? सर 10.25 है सर अभी। 10.25। हाँ, ये लोग का 20, 22, 25% रहता है, इवन कि 28% भी रहता है। गवर्नमेंट बैंक से अच्छा, केसीसी एक पे अगर वो टाइमली भरेगा सर तो एक क्वेश्चन 4% सिंपल है। एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है बताइए? एयरटेल पेमेंट वो बैंक ये सर एनबीएफसी है सर, माइक्रो ये फाइनेंस सब हो गया, माइक्रो फाइनेंस आईडीएफसी माइक्रो फाइनेंस हो गया। ये सब माइक्रो फाइनेंस में आएगा। ये सब जो जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है काउंटर से, वो हो जितना गया माइक्रो फाइनेंस में। जितना पेमेंट बैंक है ये सब माइक्रो। आज मेरे पास एक आ रहा है मैसेज एयरटेल का कि आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। उसके बाद उसमें एक बार गलती से क्या किए कि अभी पैसा का तो दिक्कत है ही, हम गलती से उसमें क्लिक कर दिए कुछ। अब वो बार बार हमको फोन करने लगा, और वो जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 28%। अगर है ना सर कोई अगर डिफॉल्ट करता है तो उन लोग का फोन सर ना, फोन का कांटेक्ट में आप हाँ जैसे सेव किए फादर मदर हाँ ब्रदर, तो उन लोग को फोन करे रहेगा और आपके बारे में बोलेगा, आपका नेगेटिव बोलेगा कि मेरा लोन बकाया है, लोन भरवाइए। मतलब आपका हाँ सोशल जो है ना वो आपका हाँ डिसरेस्पेक्ट करता है वो। हाँ ये सब करता है। सर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसको भी माइक्रो फाइनेंस में गिन सकते हैं? हाँ, नहीं देखिए उसका स्वरूप इससे थोड़ा सा अलग होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है सिचुएशन कि अगर कुछ मेंबर्स को दिया है तो उसमें लौटने का चांसेस ज्यादा होता है, तो एक सेफ बोरोइंग माना जाता है उसको, और वो लोग पैसा वैसा लेके डिफॉल्ट नहीं होता है, उसमें एक जिम्मेदारी के तहत काम होता है। सर एग्जैक्ट इसका परिभाषा क्या है माइक्रो फाइनेंस का? माइक्रो फाइनेंस आया था और ये बैंक को कम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करने के लिए, गरीब को इंक्लूसिव ग्रोथ प्रदान करने के लिए, गरीब को लोन देने के लिए, बैंक से कम रेट पर इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए, बैंक का पूरक का रूप में भूमिका निभाने के लिए, समावेशी विकास के लिए, इसलिए आया था माइक्रो फाइनेंस। लेकिन जो इसका पर्पस था वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। नहीं तो वो पर्पस को तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको तो फुलफिल करती है ना। हाँ ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का थोड़ी ना हम बात करते हैं। सेल्फ Self- हेल्प अभी आप अभी बता हाँ, रहे थे सर, कि नहीं वो प्राथमिक सहकारी समिति भी इसमें आएगी ना सर? कहेगी। देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का उठाए आप बात, माइक्रो फाइनेंस में हम जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का उठाए, तो मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 केस 2 केस 3 केस में मान लीजिए सक्सेसफुल हो रहा, हम क्या कहें कि उसको ज्यादा लोन देता है बैंक, इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है ना कि यहाँ से हमको लौट जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल आप जाइएगा लोन लेने तो नहीं देगा, तो वो एक तरह का एक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया। उसी तरह ये जो बजाज फाइनेंस है वो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें का एक दूसरा तरीका चीज भी हम होता है इसमें सर, ऐड जैसे करें सर। बिहार हाँ बोलिए ना। देखिए क्या है ना कि अभी झारखंड में खास करके एसएलपीएस जो है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन, जो ये पीएस बोले ना सोसाइटी, ये झारखंड गवर्नमेंट का एक्ट से है। ये करता गया है कि जितना भी एसएचजी ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको पहले अपने से लिंक करता है, उसको 40,000 रुपीज जो है वो सब्सिडी देता है, और 6 लाख रुपया गवर्नमेंट बैंक भी देती है, प्राइवेट बैंक भी देती है, तो ना ये उसका लिंकेज है ना। 6 लाख रुपया कम से कम 11 मेंबर होना चाहिए एक एसएचजी पे मिनिमम है, और वो फिर इंटरनल लेंडिंग करती है और कुछ बिजनेस भी करती है। अगर उसमें से जो ग्रुप है, अगर उसमें लोग बढ़िया काम करती है ना, तो स्टार बैंक सखी, ये गवर्नमेंट का ही स्कीम है, इंडिविजुअल जो महिला है उसको भी बिजनेस करने के लिए लोन देती है। तो ये क्या है ना कि जो रिमोट एरिया में क्रेडिट लिंकेज जो है उसको फाइनेंसिंग के लिए ये जो है पीएस और एसएचजी के थ्रू प्रमोट करती है ना। तो ये है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, ओनली 4%। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। अब जब माइक्रो फाइनेंस एक्ट पास हुआ था तो ये राज्यों पर भी था कि राज्य भी अपने स्तर पर इस तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करे।
तो उसी में झारखंड ग्रामीण बैंक ये सब देख रहे हैं, ये सब राज्य सरकार के तहत इसको फैलाया जा रहा है। तो इसमें बिहार में ही जीविका है सर, जीविका भी बहुत बड़ा बिहार में जो है माइक्रो फाइनेंस का भी जरिया बना हो, बिल्कुल सेल्फ बिहार हेल्प ग्रुप। तो वो स्टेट लेवल पे स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था वो उसके लिए अमेंडमेंट लाने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। अब जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, कुछ मान लीजिए हैदराबाद में भी एक कोई है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें है कि मिक्स रिस्पॉन्स है, दैट्स व्हाई एनालाइज का क्वेश्चन है कि हमें जो कुछ कमी रह गई है इसको दूर करने की जरूरत है, और इस पे जल्द से जल्द कानून लाकर जो चीजें इसमें प्रॉब्लम है उसको सही किया जाए। क्वेश्चन का सर एक चीज और मुझे समझ में नहीं आया सर, ये माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय प्रणाली नहीं है, ये कैसे वित्तीय प्रणाली नहीं है? ये एक ये क्वेश्चन हो गया। वित्तीय प्रणाली तो है ही नहीं, तो इसमें कहा जा रहा है माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय प्रणाली नहीं है, बल्कि देश से गरीबी को कम करने और ये नहीं मोड ऑफ। क्वेश्चन आप नहीं समझे, वो कह रहा है नहीं मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ। ये ना हिंदी में नहीं पढ़ी है, इंग्लिश वाला पढ़िए। हिंदी हमको भी नहीं आता है और बहुत लोगों को भी नहीं आता है। हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है ना, उस पे बहुत ज्यादा बिलीव मत करिए। क्वेश्चन जब भी आप पीसीएस देने जा रहे हैं, इंग्लिश वाला 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पढ़ के जवाब दीजिएगा तो फिर जवाब ऐसा ही निकलेगा। यहाँ लिख रहा है माइक्रो फाइनेंस इज नॉट ए फाइनेंशियल सिस्टम बट, कह रहा है कि एक वित्तीय प्रणाली ही नहीं। अब यहाँ ट्रांसलेशन होता है वित्तीय प्रणाली ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लिख दिया वित्तीय प्रणाली दिया है यहाँ, इसीलिए नहीं। हाँ, माइक्रो फाइनेंस नॉट ए फाइनेंशियल सिस्टम बट ए टूल टू एलिवेट, एक वित्तीय प्रणाली मात्र नहीं है बल्कि गरीबी दूर करने, इस तरह से इसको लेना है। ठीक है ना, तो इसको पॉजिटिव वे में सर लेना है ना, माइक्रो फाइनेंस एक पॉजिटिव वे में। ये मतलब क्वेश्चन का जो मोड है, मोड मतलब क्वेश्चन का जो नेचर है एक पॉजिटिव वे में। लास्ट में आदित्य जी एक वर्ड लिखा हुआ है एनालाइज। हाँ वो एनालाइज है, तो इसमें एनालाइज इसीलिए दिया जाता है कि उसकी कमी को भी आप चर्चा की। हाँ, कमी थोड़ा कम मुझे लग रहा है इसमें कमी लिखना चाहिए और ज्यादा इसमें पॉजिटिव लिखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसीलिए सवाल है, ये आज का डिबेट नहीं है, ये लगभग 2016 से ये डिबेट चल रहा है और इसके ऊपर कानून लाने का 1-2 बार प्रयास भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये डिबेट बहुत, इसमें माइक्रो फाइनेंस आपके देश में बहुत ज्यादा सुसाइड करवा दिया है, ये बहुत कंसर्न का विषय है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये कंसर्न है। हम लोगों को जैसे अगर बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से करेंगे, या जैसे मान लीजिए आपका बिहार वाला जो कर रहा है, कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग माइक्रो फाइनेंस का इसमें लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि वी नीड एन अमेंडमेंट एज सून एज पॉसिबल। कमी को भी बतलाना है। हाँ सर, प्राथमिक कृषि जो होता है बैंक कोऑपरेटिव का, सब इसी में आती है। हाँ मैम, इसी में आती है। प्राइमरी लेवल, विलेज कमिटीज, ये सब जितना भी होता है सब इसी में आता है। मैं सहकारी समिति की बात कर रही हूँ सर, जो प्राइमरी लेवल पर किसान लोग बनाते हैं। कोऑपरेटिव, हाँ कोऑपरेटिव का जो लैंप्स पैक्स चलता है, ये सर पैक्स के बारे में बोल रही है सर, पैक्स कोऑपरेटिव पैक्स, तो वो भी इसमें आ जाएगा ना सूक्ष्म वित्त। ठीक ठीक, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ एफडीआई वाला तो हम लोगों का हो ही गया है। हम लोग फिर हाँ ये सेक्शन झारखंड वाला में चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन दिए कि झारखंड का डेमोग्राफिक फीचर्स, अब इसमें भी आप डाटा डालिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स और रूरल अर्बन कंपोजिशन, जितना भी पूछा गया है सब का डाटा डालिए, जितना डाल सकते हैं। और मॉडल आंसर में कुछ हम निकाल के डाल दिए हैं, आप इसमें कट टू कट जितना डाल सकते हैं डालिए। हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी का फैक्ट इस क्वेश्चन में डालने का हिम्मत मत करिएगा, क्योंकि साफ लिख रहा है एक्सप्लेन डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड और डैश दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में वही चीज लिखा जाता है जो वो पूछ रहा है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको जो भी डाटा है डालिए, सेक्स रेशियो के बारे में जो भी डाटा है वो डालिए, ये डाटा का क्वेश्चन।
तो जिसके पास डाटा नहीं है वो अनाप शनाप बात इसमें ना करे, नंबर मिलने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें। और इसी तरह का वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी पहला क्वेश्चन था, जिसमें जो लोग डाटा नहीं दिए हैं अब नंबर नहीं दिए। ये क्वेश्चन आसान लोग समझते हैं, लेकिन ये सब डाटा का होता है खेल। उसके बाद है व्हाट आर द लैंड फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन झारखंड। बहुत एक दो बच्चा, जैसे एक आकांक्षा भी बच्ची है, उसका भी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ था, लैंड का इश्यू अलग, फॉरेस्ट का इश्यू अलग, इन्वायरमेंट का इश्यू अलग, फ्लो चार्ट बना के तब एक्सप्लेन करके। तो वैसे में ये क्वेश्चन का आंसर लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। वैसे में नंबर मिलेगा आपको जब क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ हो कि व्हाट आर द लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज। वो भूमि का भी यहाँ कुछ मामला है। सीएनटी एसपीटी जमीन बेचने नहीं दे रहा है SC ST को। फॉरेस्ट का भी है, फॉरेस्ट राइट्स पे अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर मिनरल्स निकालता है तो उसको रीस्टोर नहीं करता है, वो भी भूमि का मामला है। इन्वायरमेंटल इश्यूज है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का इश्यू है, पॉल्यूशन है। तो उन सबको अलग अलग देना था। उसके बाद ट्राइबल लैंड एलिनेशन, जो जनजाति का भूमि से अलगाव हो रहा है। तो जो बाप दादा का हमारा जमीन था उसको कोई कह रहा है कि इतना लो मुआवजा और चलो जाओ अब यहाँ हम खदान खोदेंगे या हम फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये कैसा एक पेनफुल सिचुएशन हो जाता है, भूमि से अलगाव की स्थिति हो जाती है और एक नए जगह पर जाकर उनको बसने के लिए बोल दिया जाता है। इसमें बहुत सारा आफ्टर प्रॉब्लम भी है। अगर डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको कहीं पर, उसके बाद उसका जनरेशंस कैसे बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए उसकी अपनी जमीन की टुकड़ी है, तो कहीं अगर कुछ नहीं हुआ, घर में दुकान में कुछ भी बना सकता है, कर सकता है, लेकिन जब वो मुआवजा लेके कहीं दूसरे जगह चला जाता है तो उसको ये सब समस्या आती है। अब और उसका जो दादा परदादा का जमीन था वो हाथ से निकल जाता है। दूसरा कि कितना भी मुआवजा दे दीजिए, कितना भी घर सेट कर दीजिए, जो अपना जमीन होता है वो अपना ही जमीन होता है। लेकिन यहाँ पर मैटर है कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर यूज में जमीन को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी, कि ट्राइबल लैंड एलिनेशन को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें बोल देनी है। कि जैसे डिस्प्लेसमेंट मास लेवल पर जब तक कोई इफेक्ट, जैसे कि मास लेवल का कोई प्रोजेक्ट जो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए, अगर वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ट्राइबल को डिस्प्लेस करना, ये थोड़ा सा बचना चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा बांध बनाया जा रहा है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिससे गांव गांव को फायदा हो रहा है, तो चलिए उसके लिए हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। लेकिन छोटे मोटे इश्यूज के लिए ट्राइबल को डिस्प्लेस करना उचित नहीं है। उसके बाद अगर होता भी है तो उसको प्रॉपर व्यवस्था, डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रख जाना। फिर कोई भी डिस्प्लेसमेंट करने से पहले इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना, ये सब चीजें इसमें डाल के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज दे दीजिएगा तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। झारखंड का जो केस स्टडीज, तो जैसे कुछ बच्चा जो दिया है उसमें हम नंबर केस स्टडीज दे दिए। तो हमने जो दिया है मॉडल आंसर, मान लीजिए अब मेरा झारखंड तो ऐसा तो नहीं है कि हम खूब बढ़िया है झारखंड के क्षेत्र, आप ही लोग में से एक दो लोग बहुत अच्छा अच्छा केस स्टडीज दिए हैं, देखिएगा एक दूसरे का कॉपी पढ़ के, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हाँ इस तरह से केस स्टडीज डालने से उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है सर, इसमें सिर्फ इशू जो आप बता रहे हैं विस्थापन का, सिर्फ विस्थापन का इशू नहीं है, और बहुत सारे इशू हैं यहाँ। कैसे? तो जैसे एक तो विस्थापन हो गया, इसके अलावा जो एसपीटी और ये एक्ट वगैरह जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो उसको तो उसके हमने बाद बोल दिया भूमि के मामले में। ये उसमें सेकेंड पार्ट में, ये जैसे वो जो सेकेंड पार्ट में इसको मामला था ना, मामला था ना हाँ कि हाँ। लैंड वाला इश्यूज, तो उसमें तो बोले हैं कि उसमें बहुत सारा है कि दुरुपयोग भी हो रहा है, उससे नुकसान भी हो रहा है, SC ST को अपना जमीन बेचने भी नहीं मिल रहा है, वो भी है। यहाँ पर जो जैसे सोशोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे ना आदित्य जी, तो ट्राइबल लैंड एलिनेशन का मामला एक बड़ा
जो टॉपिक है ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, और इसमें इसका एक अलगाव जो ये वर्ड है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ट्राइबल लैंड एलिनेशन। आप सोचिए इस वर्ड को, मतलब समझिए, अलगाव मतलब आप अलग थलग हो रहे हैं, अपने भूमि से अलग थलग हो रहे हैं। यहाँ पर इम्फेसिस आपका अपने मातृभूमि से सेपरेशन को लेकर है। ये मोर इम्पैथेटिकल और हाँ इस टाइप का है, यहाँ सोशलॉजी इन्वॉल्व है। ये एलिनेशन वर्ड कार्ल मार्क्स ने दिया था, और सोशलॉजी का ये वर्ड है, इसलिए इसमें जो है इस पे अगर फोकस करेंगे कि मामला क्या है, तो ट्राइबल को अगर उसके लैंड को ले भी रहे हैं तो उसको मिनिमाइज कीजिए उसके, ताकि उसका जब बहुत ज्यादा उसको दर्द ना हो। उसके बाद अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तभी लीजिए, और अगर जरूरी है, अगर करना ही है, अगर मान लीजिए कि 90 साल के लिए उसका जमीन पे लेके आप माइनिंग किए, काम हो गया आपका, तो उसके बाद उसके पोते होते को लैंड को रिस्टोर कर दीजिए। यह भी बात उठ रही है, जहां पर ट्राइबल लैंड एलिनेशन हो रहा है वहां यह भी बात हो रही है कि लैंड को रेंट पे देना चाहिए। क्यों उससे ले लेता है मुआवजा देके? और अगर लैंड ले भी लेता है तो अगर यूज कर लेता है तो यूज करने के बाद उसको रिस्टोर कर देना चाहिए, उससे एलिनेशन नहीं होगा। उसको लगेगा कि चलो हम 90 साल के लिए किराया पे दिए हैं, उसको रेंट मिलते रहेगा, तो वो अपने जमीन से अलगाव फील नहीं करेगा। ये सब हाँ, ये अच्छा चीज बताए सर, ये सर। हाँ, इस टाइप से इसको जोड़ना जो है थोड़ा आत्मा से जोड़ना पड़ेगा उसको। आत्मा से, ये वर्ड ही है एलिनेशन, जो वर्ड ही है वही सोशलॉजी का है ये एलिनेशन वर्ड। जो लैंड इशू पहले जो क्वेश्चन पार्ट में था, और दूसरी जो अभी ये डील कर रहे हैं ट्राइबल एंड एलिनेशन जो है, इसमें तो ओवरलैप होगा ना फिर तो? नहीं, तो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप नहीं होगा सर, वही बोले ना, उसको इम्पैथेटिकली थोड़ा लेना है। यहाँ पर लैंड वाला इश्यूज में है, मान लीजिए कि दोनों इशू है। लैंड वाला क्या है ना कि अभी आप एसपीटी सीएनटी एक्ट बना दिए हैं, कुछ जो एससी है ना वो अपना जमीन बेचना चाह रहा है, प्रोग्रेस करना चाह रहा है, बेच के कहीं और कुछ लेना चाह रहा है, नहीं बेच पा रहा है, ये भी तो इशू नहीं बेच पा। तो ये भी मामला है। फॉरेस्ट में लैंड, ये सब जो आप बता रहे हैं ये सब लैंड में लिखाएगा, और ये जो विस्थापन वाला बोले ये सेकेंड वाले पार्ट में लिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में आएगा ना सर, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में आ जाएगा ना फिर तो? लैंड इशू में तो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना? लैंड इश्यूज में आप एक्ट में अमेंडमेंट दे दीजिए ना। जैसे ऐसा नहीं है ना कि वो एक्ट हम डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नहीं लाए थे ना। हाँ, उसका साइड में कुछ हो जा रहा है, लेकिन उस एक्ट में जो कमी है उसके बारे में बता दीजिए कि दीज आर द लैंड इश्यूज। भू माफिया वगैरह का भी तो जिक्र कर सकते हैं ना, जो लैंड को हड़प रहा है उस सब के बारे में भी तो बता सकते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम है, करप्शन का भी प्रॉब्लम है, लैंड को ग्रैब करना, लैंड ग्रैबिंग डाल दीजिए। लैंड का इशू ये है। फॉरेस्ट का है कि देखिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस से डिनाई हो गया, तो अभी अब हम लोगों का और फॉरेस्ट में इशू क्या है कि जंगल भी कम हो रहा है। पहले हमारा जैसे जंगल से हम लोग जुड़े हुए होते थे, जंगल को प्रिजर्व करते थे, सरना धर्म वाला लॉजिक डाल दीजिए। अब क्या है कि लोग माइग्रेट कर रहा है, जंगल से जुड़ा भी नहीं हुआ है, जंगल धीरे धीरे कट रहा है। पहले जंगल के लिए लोग जान देता था, जल जंगल जमीन, ये उसका वो होता था, थीम होता था। और पहले जैसे आपका मॉडर्न इंडिया में जब हम लोग सेल्फ रूल की बात करते थे तो, और झारखंड में जल जंगल जमीन था, तो कहते थे कि वहां स्वशासन की बात कर रहा है, सेल्फ रूल की, और झारखंड में बात कर रहा है जल जंगल जमीन की। तो दोनों जो है वो बराबर है, जल जंगल जमीन और सेल्फ रूल। और इस तरह से झारखंड की चीजों को कहा कि देखो हम लोग बाद में स्वशासन बोले, और झारखंडी तो पहले से ही जल जंगल जमीन कर रहा है, इसका मतलब ये तो स्वशासन ही मांग रहा है। तो ये सब मामला आप फॉरेस्ट वाला में दे दीजिए कि भाई मेरा अपना प्रोड्यूस है, अपना मैनेज करना चाहिए हमको, इसको और सुरक्षित करना चाहिए। ये सब भावना हमें अब धीरे धीरे खो रही है, इस तरह से दीजिए। ठीक है, और कुछ कोई? सर एक और इकोनॉमिक्स का जो है ना, कुछ टॉपिक्स वगैरह सेक्शन वाइज अगर बता देंगे ना तो हम लोग उस पे कुछ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमें बहुत कम है। बस जो हम मॉडल क्वेश्चन दे रहे हैं ना, यही आप तैयारी कीजिए, और कोई टॉपिक हम नहीं देंगे आपको।
और हाँ, इसमें कुछ डाटा फाटा हम देने का सोचे हैं, वो दे देंगे। सर पीयूष चौबे बोल रहे थे। हाँ पीयूष बोलिए। सर पिछली बार हम टेस्ट दिए थे ना, तो आप बोले थे कि थोड़ा सा हम पैराग्राफ में लिख रहे थे, हाँ हाँ तो उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिखे थे इस बार हम। हाँ और दूसरी बात की ये थे सर कि पहले हम 50 मिनट लगभग लिखते थे, हाँ हाँ तो इस बार हम कोशिश किए थे कि 35 से 40 मिनट के बीच में कंप्लीट करने के लिए। हाँ हाँ। तो सर एक बार प्लीज मेरा कॉपी देख लीजिएगा फिर से, और हम बहुत दोबारा- जबरदस्त जा रहा है परफॉर्मेंस तुम्हारा। तुम याद करो पहले हम तुमको कितना नंबर दिए थे, 67 87 ऐसे ही दिए थे ना शुरुआत में। हाँ सर हाँ। अभी दे रहे हैं ना बढ़िया नंबर। हाँ वो तो है। हाँ तो बहुत इम्प्रूव हो गया, टेंशन मत लो, एकदम बहुत अच्छा हो गया। दूसरा क्या है कि पॉइंट पैराग्राफ मिक्स होना चाहिए। एक आध बच्चा जो फ्लो चार्ट खींच रहा है दिल्ली वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला, तो वो ध्यान दे इस बात को, क्या है कि ये जेपीएससी है, यूपीएससी नहीं है। यहाँ तो हद कर दिया। आज एक बच्चा कोई किया है बदमाशी, इंट्रोडक्शन में भी फ्लो चार्ट, कंक्लूजन में भी फ्लो चार्ट। ठीक है, यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, ये बतलाइए मत जेपीएससी को, नहीं तो कहेगा कि ठीक है बेटा तुम करो तैयारी यूपीएससी का ही। यहाँ पर रिस्क मत लीजिए, यहाँ पर पैराग्राफ में भी लिखिए, बीच में एक दो फ्लो चार्ट बनाइए। खाली फ्लो चार्ट, खाली तीर खींच रहा है दिमाग, इसमें भी मेरा मतलब दिमाग खराब, खाली तीर खींच रहा है एकदम। एक आध कॉपी देखिएगा तीर खींचने वाला, शुरू से अंत तक तीर खींच रहा है, वो सब सही चीज नहीं। आप अगर कोई बढ़िया, मान लीजिए आपकी जैसा यूपीएससी वाला मिल गया, नंबर दे देगा, और कोई जेपीएससी में बीता नाप के देने वाला मिल गया नंबर, बस आपका चला गया। तो रिस्क क्यों लेना? हम पैराग्राफ में भी लिखेंगे, हम पॉइंट्स में भी लिखेंगे, हम उसमें एक दो फ्लो चार्ट भी डालेंगे। बोलिए मीरा जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। इकोनॉमिक्स में सर, इकोनॉमिक्स में बहुत डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उतने क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। वादा है इसी से 4 क्वेश्चन आएगा, जाइए। और कॉन्फिडेंस नहीं आने का सबसे बड़ा कारण, कॉन्फिडेंस सबका खराब है। अभी कॉन्फिडेंस खराब होने का कारण है कि समय नहीं मिला है थोड़ा सा। सबका एक ही हाल है, कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, ऐसे में सोचिए कि हम ही सबसे सर राजकोषीय नीति की तो सर आना है ना क्या? राजकोषीय नीति आज कोई बता रहे थे किसको करने जाएगा, कौन सा राजकोषीय नीति और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के भी दे सकता है क्वेश्चन। और राजकोषीय नीति से अगर सेपरेट देगा तो इसमें रिसेंट फिस्कल पॉलिसी से भी दे सकता है। पहले राजकोषीय, वो सब तो जुड़ा ही है, सब एक दूसरे से तो सब जुड़ा ही है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, मिला के देने का चांस ज्यादा लगता है। सर मेरा कैसा था सर लिखा हुआ सर? सर हम एडमिशन बहुत लेट से लिए सर। अरे मीरा जी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। लेट से लिए हैं, पहले लिए हैं, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एकदम 7वें आसमान पे रहिए, अभी किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है, सब डरा हुआ है। नहीं सर, हम पूछना था पहले पिछले साल, मैं बतला रहा हूँ, पिछले साल जो कॉपी आती थी वो बहुत कॉम्पिटिटिव होती थी। इस बार कॉपी है ही नहीं अच्छा। इस बार तो बहुत ज्यादा हमें नहीं लग रहा है रेस है। इस बार जो भी थोड़ा सा अच्छा करेगा निकल जाएगा। इसलिए आदित्य जी को भी यही कहूंगा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, इस बार आपका लास्ट इंटरव्यू होगा जेपीएससी में। बस संयमित होकर, बिना तेज बने, लेकिन आप तेज मत बनिएगा, बिना तेज बने लिखिएगा। समझे आदित्य जी? हाँ सर, तेज बनने का मतलब नहीं समझे सर। तेज बनने का मतलब कि 2 बार जो लड़का इंटरव्यू दे दिया वो अपना दिमाग ज्यादा लगा देता है ना क्वेश्चन को, प्लेन क्वेश्चन में भी अपना पूरा ज्ञान दे देता है। अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा सा कोताही बरतनी है। जैसे यही हिंदी वाला आप जो पढ़ रहे थे लाइन, आपको इंग्लिश भी पढ़ना। जो लड़का 2 बार इंटरव्यू दिया है, रिस्क नहीं लेना है आपको एक बार, इस बार। ओके।
क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ना है और उसको क्वेश्चन को समझकर फ्रेमिंग कर लेनी है, तब लिखना है। ये हुआ हम्बल अप्रोच। और तेज लड़का क्या करेगा आदित्य जी, जैसे ही देखेगा अरे माइक्रो फाइनेंस, चलो हम लपेटने लगे पूरा जितना जानते। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के संयमित होके लिखिए, इस बार आपका होने जा रहा है। और कोई? सर मेरा राइटिंग तो बहुत अच्छा नहीं है, पता नहीं क्लियर है कि अरे नहीं। संगीता जी, आप तो हमें इतना परेशान करते हैं ना, आप तो पहले से कॉपी तो स्कैन नहीं करते हैं अच्छे से, हमें तो दिखता ही नहीं है आपका। बहुत, मेरा तो चश्मा का पावर अभी लगवाए हैं आप लोग के कारण, तो मेरा काम चल जाता। बहुत अच्छा है आपका भी, जॉब में रहते हुए इतना मेहनत करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बस कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है? सर हम आपका सारा लेक्चर नहीं देख पाए। सर मेरा कुछ बताइए। फ्री में जितना करवाए हैं आप लेक्चर, हाँ हाँ, अगर अब उसे नहीं, अभी कर लिया जाए तो मेंस का हो जाएगा सिलेबस। अब हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, बस उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब समय नहीं है सब कुछ सर क्वेश्चन काफी है कि टॉपिक भी वो टच करना पड़ेगा? जो आपने क्वेश्चन दिया वो काफी है? जो क्वेश्चन है वो काफी है, इसी में से 4 आएगा। काफी है सर। डाटा कुछ बोले थे सर, देंगे लेकर के। हाँ हाँ देंगे, उस पर काम कर रहे हैं, दे देंगे। अभी अपना क्लास का ऑफलाइन का बच्चा को पढ़ाएंगे रिसेंट का डाटा, तो वो आप लोग शेयर कर देंगे। सर मेरा कैसा लिख रहा है सर अभी? सर हिस्ट्री एक कौन बोल रहा है कैसा लिख रहे हैं? विवेक है क्या? हाँ सर, हाँ हम है सर। कौन विवेक है? सर विवेक कुमार पाठक। विवेक पाठक रांची वाले जॉब वाले हैं जो? हाँ सर। विवेक जी, आपका कॉपी का भी हमको याद नहीं है। विवेक देखिएगा 2-3 है, इसीलिए हम कंफ्यूज कर जाते हैं कॉपी। अच्छा ठीक है। अभी आपको याद नहीं है तो अपना कॉपी चेक किया हुआ हमको भेजिएगा, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक? ठीक है सर। ठीक। चलिए ठीक है, फिर अब अगला कल टेस्ट दीजिए आप लोग सभी लोग। एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास जल्दी करा दीजिए। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तो कल तो नहीं होगा, कल तो हम जा रहे हैं धनबाद। परसों हम वो एक सेक्शन डी का एक क्लास लेंगे और उसके बाद एंशिएंट करेंगे पहले, फिर इकोनॉमिक्स वाला लेंगे, फिर एंशिएंट कर देंगे। ठीक है? 10 से सर पहले मेरा कर दीजिए। कभी पूरा नहीं हुआ है ना, कौन कौन सा करना सही रहेगा हिस्ट्री में? कोई 2 सेक्शन करिए ना, कोई 2 सेक्शन जो आपको अच्छा लगता है करना चाहिए। तो वैसे एंशिएंट और सेक्शन डी, वैसे आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। मेरा कॉपी से हैंडराइटिंग डाला हुआ ओके है है सर। शुभम कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, सुमित बोल रहा हूँ सर। हाँ मेरा कॉपी सर हैंडराइटिंग ठीक है सर, पढ़ पाते हैं ना? सुमित कंचन? नहीं सर, सुमित कुमार। सुमित कुमार, हाँ सुमित कुमार को कॉपी नहीं ठीक है। आप भी लगता है यूपीएससी का तैयारी किए हैं? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं? कंटेंट ठीक रहता है आपका वैसे? ठीक है सर, ठीक है। और शुभम कुछ बोल रहे हैं? सर मुझे, सर मैं कैसा लिखता हूँ सर? शुभम, आपको क्या नाम है पूरा? कैसे? पूरा नाम क्या है शुभम? शुभम अवस्थी सर। शुभम अवस्थी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सर कंप्लीट पेपर तो हो जाता है सर, लेकिन जो है ना सर बैलेंस नहीं हो पाता। जैसे कोई 8 पेज में लिख रहे हैं, कोई 7 पेज में लिख रहा है। नहीं तो ये गड़बड़ है। पिछले बार एक अपने बहुत अच्छे बच्चे थे धीरेन्द्र जी का टाइम मैनेजमेंट की वजह से खराब हो गया था। और आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको कंटेंट को बैलेंस करना है। 5.5-6 पन्ना का टारगेट ले लीजिए। ठीक है सर। और बैलेंस कीजिए उसको। ठीक सर, 5.5-6 पेज लिखे हैं तो काफी है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, तो सब बैलेंस। सर ये खोटा में भी कुछ, सर खोटा में भी टेस्ट होगा क्या? हाँ 2 टेस्ट होगा ना, जितना क्वेश्चन दिए हैं उसी से होगा। आप लोगों को पहले दे दिए हैं एक फाइल 110 पेज का। जी सर। जी सर, जी सर। हाँ, रट लीजिए सब।
हो जाएगा। उसको मिनी जेरोक्स करा के लेते जाना है, वहाँ टॉयलेट में जाके छिपा देना है। जी सर, जी सर। जो बेसिकली सर लास्ट टाइम भी सर सारा क्वेश्चन तो सर आप ही का सर टेस्ट सीरीज से ही आया था, कोई क्वेश्चन इसीलिए बाहर तो से था कह रहे नहीं। हैं, अभी मीरा भी वही कह रहे हैं कि चुपचाप वही रटो, अभी लड़की समझ नहीं रही है सब खाली पढ़ने क्या हुआ सर कि बहुत ज्यादा ही उसको सर हम लोग पढ़ लिए, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया था मेरा इकोनॉमिक्स में, और वही सब्जेक्ट मेरे को ले डूबा आप लिखते इकोनॉमिक्स भी में ही। बहुत हैं अमर जी, लेकिन 62 पन्ना जो लिख देते हैं, मेरा मतलब आप सर पेशेंस उसमें उसमें सर बहुत ज्यादा था सर, डायग्राम बहुत था उसमें, उसको सर धीरे धीरे कम कर रहे हैं सर, कम कर रहे हैं। आपका कॉपी यहाँ लोग, मेरा बच्चा सब ऑफलाइन वाला कहता है कि सर ये कॉपी को म्यूजियम बना के रखिएगा आप। तो अमर जी को भी उनको मिलवाइएगा, जी सर। खूब मजा लेता है यहाँ ऑफलाइन वाला आपको कॉपी देख के। ये सर 3 घंटा में कैसे लिख लेते हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। नहीं, ये लिख लेते हैं। अरे इनके बारे में मैं बताता हूँ, ये बैंक में है स्केल 3 ऑफिसर, 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं और ये लिख भी लेते हैं। इतना हमें पता है कि लिख लेते हैं। इनका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है और बहुत तेज लिखते हैं। इनसे मिलिएगा ना आप, ये आते हैं हमारे पास हेलमेट झोला लिए हुए, इतना शरीर में फुर्ती रहता है कि आप कहिएगा, इनको देख के कहिएगा कि लिख लेगा बंदा 60 पर। अच्छा। हाँ, मैं मतलब है, ये काबिल आदमी है। अभी अब नहीं हुआ है जेपीएससी में, अभी अब बहुत अच्छे पोस्ट पर तो है ही, हो ना हो तो अलग बात है। सर जेपीएससी में कितना पेज रहता है? जेपीएससी में 24 रहेगा, 24। दो नहीं, हाँ, 48 है। 48 आपको रहेगा लग, 48 24 रहता है ना अमर जी? जी सर, जी सर। हाँ, लास्ट टाइम सर 2 विषय में मेरा कॉपी सर भर गया था सर। हाँ हाँ, वही बोले ना, हमको 24। हमको सिर्फ लॉस हुआ सर इकोनॉमिक्स में, पहला क्वेश्चन में सर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया सर, वही हमको नुकसान कर गया। अच्छा सर, नहीं लाइनिंग करना वहाँ रहेगा, दोनों तरफ सर करना रहेगा क्या नहीं, जेपीएससी आप में? आपके पास अगर कंटेंट कम है तो दोनों तरफ हाशिया छोड़ दीजिए, कंटेंट है तो एक तरफ छोड़िए। एक तरफ तो रहता ही है छोड़ा हुआ, तो उसी से काम चल ही जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको स्केल से यूज करना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहता है हाशिया बना। अच्छा, यहाँ नहीं। चलिए ठीक है फिर। हाँ, बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्ट करके। कल का पेपर दीजिए सब लोग फिर से। कॉपी 11 बजे तक सब स्कैन हो जाएगा, स्टाफ के आने के बाद रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा। मीरा सर जी, साइंस टेक का करवा दीजिएगा सर। सर स्केल से उनसे लाइन एक है साइंस टेक का जैसे हम तो सोचे ना कि सेलेक्टेड लड़का से करवाएं, लेकिन उसको फुर्सत नहीं मिल रहा था इलेक्शन की वजह से। उनको साइंस टेक में अच्छा मार्क्स भी था, जो एक थे जिनका नाम हम बता रहे थे, 145 बहुत के आसपास। बढ़िया, बहुत बढ़िया साइंस है उनका, वो यूनिवर्सिटी में 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हम सोचे उनसे कराने, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इलेक्शन के बाद वो कहते हैं, या हम तो अभी भी कहे थे, अभी आपसे बात शुरू होने से पहले गूगल मीट से पहले कांटेक्ट किए थे, तो बोले कि सर पूरा कोशिश में है, करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो हो जाएगा एक दो हाँ, दिन। एक एग्जाम से पहले 1-2 कलम हो जाएगा ना, तो वो हम लोग के लिए बहुत एग्जाम बेनिफिशियल से रहेगा। पहले क्या, हम 5 जून से पहले उनसे करवा देंगे। ठीक है, जी जी जी। सर कुछ चलिए पूछना ओके था फिर सभी लोग। हाँ बोलिए। सर कुछ पूछना था। बोलिए। सर हाशिया छोड़ने के लिए स्केल का यूज करना होगा या फिर सिर्फ मोड़ कर मतलब काम चलाया जा सकता है? समय पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्केल है तो यूज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और नहीं तो दोनों तरफ पेज मोड़ भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मोड़ सकते हैं, लेकिन ना, और क्लीन रहे। जाते हैं और उधर भी सर घुसा के आवाज कुछ, नहीं आई आपकी। क्या है कि स्केल से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और ऐसे अगर हम लोग पेज मोड़ के लिखते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग भावना में बह के उधर भी कुछ लिख देते हैं। ठीक है, जी सर। जी जी जी। और सेम कलर का अलग अलग पेन यूज किया जा सकता है सर, सेम कलर में अलग अलग वेराइटी का? लोग 2 पेन यूज करके जेपीएससी में लिखे हैं, लेकिन जिस दिन मेंस देने जाइएगा उस दिन जो इंस्ट्रक्शन होगा वो पढ़ लीजिएगा। ये जेपीएससी पागल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पता चला कुछ रिजेक्ट कर दिया, तो उसके पहले एक इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेंगे कि 1 पेन से लिखें कि 2 पेन से लिखें। ठीक है, जी सर।
हाँ, पहले लोग ओके दिए सर, हैं दो ओके। पेन से लिख के, लेकिन वहां पर सावधानी अपनी पूरी बरतनी है। नहीं नहीं, कलर सेम रहेगा, बस मतलब अलग अलग टाइप का हो, अलग अलग टाइप कलर का तो सेम एक ही ही रहेगा। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे एक पेन से लिखते लिखते, जैसे एक पेन से लिखते लिखते हाथ दर्द करने नहीं नहीं, कोई लगा, थोड़ा दिक्कत चेंज नहीं, करने का मन किया तो सेम कलर का दूसरा पेन ले सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे बदल सकते। पेन वही कंपनी का यूज कीजिए तो दिक्कत वही, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबको वही करते हैं। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड Good नाइट night, sir. सर। शुभ